नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने शुक्रवार को रेपो रेट यानी नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आप जो अपनी ईएमआई पे करते हैं या फिर जो लोन लेते हैं उसकी ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं होगी। इस बात की घोषणा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की है। आरबीआई की एमपीसी ने 4-2 बहुमत से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। दर निर्धारण पैनल ने सहूलियत वापस लेने के रुख को भी बरकरार रखने का फैसला किया है। रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर ऋण प्रदान करता है। यह मौद्रिक अधिकारियों के मुद्रास्फीति के दबावों को प्रतिबंध करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ऐसा 8वीं बार हुआ है जब आरबीआई ने रेपो रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की थी। साथ ही आरबीआई ने 2024-25 के लिए महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी 7.2% रहने का अनुमान जताया है। यह संकेत सकारात्मक है। अब यह समझना जरूरी है कि रेपो रेट में कोई बदलाव ना होने का सीधा असर आम नागरिक पर, आप पर और हम पर कैसा रहेगा। इस विशेष कार्यक्रम में समझने की कोशिश आरबीआई मौद्रिक नीति के फैसले को समझने की कोशिश की आर्थिक मोर्चे पर भारत की विकास की जो स्थिति है वो कैसी रहेगी। और आज भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार 8वीं बार रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने देश में वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मामलों पर बैठक की। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया। आरबीआई ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट को 6.5% बरकरार रखा है। महंगाई को टिकाऊ स्तर यानी 4% पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। शक्तिकांत दास ने कहा कि इसके साथ एमपीसी सदस्यों ने लक्ष्य के अनुरूप खुदरा महंगाई को लाने के लिए उदार रुख को वापस लेने के अपने निर्णय को भी कायम रखने का फैसला किया है। The Monetary Policy Committee met on 5th, 6th and 7th June. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फ्यूल की कीमतों में डिफ्लेशन और खाद्य महंगाई उच्च स्तर पर बने रहने की बात कही। उन्होंने मॉनसून के सामान्य रहने से खरीफ के उत्पादन में तेजी और महंगाई दर समान बने रहने की उम्मीद जताई। CPI headline inflation softened further during the months of March and April, though persisting food inflation pressures offset the gains of disinflation in core and deflation in fuel groups. The deflationary trend in fuel was driven primarily by the LPG price cuts in early March. Core inflation softened for the 11th consecutive month since June 2023. Services inflation moderated to a historic low and goods inflation remained contained. The outlook on crude oil prices remains uncertain due to geopolitical tensions. बेसिक होम लोन के सीईओ और को-फाउंडर अतुल मोगा ने आरबीआई के रेपो रेट के फैसलों को यथावत रखने के फैसले का स्वागत किया है।
मोगा ने कहा कि यह होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन देश में व्याप्त मुद्रास्फीति से निपटने के लिए यह जरूरी भी है। RBI has kept the lending rates at 6.5%, the benchmark rate at 6.5%. Although this is not a good news for current home loan owners, as this will not give any relief to their current EMIs. But given the current levels of inflation in the country, we believe that this was much needed. We hope that in future meetings and in due course, this benchmark rates will be reduced so that people can buy more home loans and eventually can fulfill their dream of owning a home. वित्त वर्ष 2024-2025 में महंगाई के 4.5% पर बने रहने का अनुमान है। आरबीआई के अनुसार महंगाई पहली तिमाही में 4.9%, दूसरी में 3.8%, तीसरी में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रह सकती है। आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी 7.2% रह सकती है। पहली तिमाही में जीडीपी 7.3%, दूसरी में 7.2%, तीसरी तिमाही में 7.3%, तो चौथी तिमाही में 7.2% की रफ्तार से बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वहीं भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से बन रही मजबूत सरकार की उम्मीदों से बाजार रफ्तार में रहा। बाजार में कई नए रिकॉर्ड भी बने। सेंसेक्स करीब 1650 अंकों की उछाल के साथ अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 76,795.31 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के काफी करीब पहुंच गया था। बाजार के ऑल टाइम हाई के चलते आज दिन भर में निवेशकों की संपत्ति करीब 7.38 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गई। और इसी के साथ देखिए, जो आरबीआई की मौद्रिक नीति में जो फैसला लिया गया है, यह फैसला सीधे तौर पर आप और हम पर कैसा असर करता है और भारत की आर्थिक विकास दर के लिए कितना उपयोगी साबित होगा, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। बहुत बहुत स्वागत अनिल जी आपका डीडी न्यूज़ की तरफ से। और सीधा सवाल मेरा यही है कि आज जो आरबीआई का ये जो फैसला आया है, ये कैसे असर करेगा भारत के आम नागरिकों पर? देखिए, ये जो आज फैसला आया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने और जो ब्याज दर को स्थिर रखने की बात की है, वो अनुमान के हिसाब से ही है। इसी बात की अटकलें भी थी और अनुमान भी था और पहले काफी समय से रिजर्व बैंक ने इसका इशारा भी किया था। तो ये मेरे को लगता है कि रिजर्व बैंक ने एक विकास और एक विकास ऐसा हो जो कि स्थिर विकास हो, तो दोनों के बीच में संतुलन लाने की आवश्यकता हमें अभी भी है। जबकि महंगाई दर में काफी हद तक काबू हम पा चुके हैं, 4.5 के आसपास महंगाई दर है, लेकिन जो टारगेट रेट है आरबीआई का वो 4% है। और दूसरा, अभी भी पूरा अगर मैं ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखूं तो वो अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। फूड के प्राइस में भी अनसर्टेनिटी है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी अनसर्टेनिटी है। मेरे को लगता है कि इन सब को देखते हुए और महंगाई दर को विद इन लिमिट, विद इन बैलेंस करते हुए आरबीआई ने जो घोषणा की है वो बिल्कुल ठीक है और इसका कोई खास मेरे को नहीं लगता कि कोई असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा सबको अनुमान था कि इस बार जो पॉलिसी की मीटिंग होनी है जून के महीने में, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ इस चर्चा में स्टॉक विश्लेषक नरेंद्र वाधवा भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जब हमने देखा कि जब इसका फैसला आया मीडिया के सामने और मीडिया के माध्यम से जब ये सबके सामने सार्वजनिक रूप से हुआ, तो हमने देखा कि जो स्टॉक मार्केट है और जो शेयर मार्केट है उसमें जबरदस्त उछाल नजर आया। ये कैसे भारत के आर्थिक मोर्चे पर असर करेगा? हाँ, नमस्कार जी। आज जैसे आपने बोला कि जैसे ही एमपीसी की उन्होंने बताया कि कोई चेंज नहीं करा, तो उसके बाद मार्केट में काफी उछाल आया। वो इस स्टेटमेंट से आया कि गवर्नर रिजर्व बैंक ने ये बोला या इंडिकेट किया कि हम फेड के रेट के जो कर्व है उनका जो नीचे करना है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट उसकी वेट नहीं करेंगे, हम उससे पहले इंटरेस्ट रेट को ट्वीक कर सकते हैं। तो उसको बड़ा पॉजिटिवली मार्केट ने लिया।
इसकी वेट हो रही थी। देखिए 8 बार एमपीसी की मीटिंग में इन्होंने बरकरार रखा है, कोई चेंज नहीं करा। और आप ही स्लाइड दिखा रहे हैं कि फरवरी के अंदर लास्ट इन्होंने राइज करा था अपना इंटरेस्ट रेट जी। को। तो हमारा मार्केट में सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड से पहले ही हमारी मार्केट में हमारे जो सेंट्रल बैंक है अपने रेट्स को ट्वीक करेंगे और इसको मार्केट ने बड़ा पॉजिटिव लिया। इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी देखिए, जब हम बात कर रहे हैं देश की जीडीपी की, आर्थिक विकास की, तो ये क्या इंडिकेशन है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए जो जीडीपी 7.2% रहने का अनुमान शक्तिकांत दास जता रहे हैं, ये किस आधार पर है और ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा? मतलब ये जो अनुमान है इसका आधार क्या है? इनका अनुमान एक्चुअली आंकड़ों के ऊपर आधारित होता है। अब जितने भी आप आंकड़े देख लीजिए, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, वो सब इस बात को बताते हैं कि हम बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कम हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस में जो हमारी जो इकट्ठा हुआ उसमें भी काफी अच्छी बढ़ोतरी है, जीएसटी के अंदर काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है। और कुल मिला के चाहे स्टील की खपत हो, ट्रांसपोर्ट की, फ्यूल की कंजम्पशन हो, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन हो, चाहे हमारे पीएमआई के इंडिकेटर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, तो वो सब एक और एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो विकास की गति भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी है वो अब धीमी होने का नाम नहीं लेने वाली है। और जो अनुमान जो लगाया है वो पिछले वर्षों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और जो इस वर्ष 2 महीने का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर ये अनुमान लगाया है। और मेरे को लगता है आगे समय में, कुछ समय बाद, इस जो अनुमान जो 7.2 लगाया है उसमें भी और अच्छी बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है। हमने पिछले साल भी देखा कि जो विकास दर का अनुमान रिजर्व ने लगाया और दूसरी संस्थाओं ने लगाया, उसके बावजूद जो हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर रही वो काफी अच्छी रही। बिल्कुल ठीक है। नरेंद्र जी, आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि देखिए, जब हमने ये देखा कि जब वैश्विक जो परिदृश्य में जो आर्थिक मोर्चे थे उसमें दुनिया के जो देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो जब प्रभावित हो रही थी, ऐसे में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो लगातार स्थिर बनी रही। और अब जब इस तरीके के अनुमान लिए जा रहे हैं तो आपको लगता है कि ये साकार भी होंगे? बिल्कुल, मेरे को लगता है। देखिए, जैसे प्रोफेसर अनिल ने भी बोला कि जो हमारे जो डाटा हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स जो हैं, जैसे हमारा जीएसटी की फिगर्स आई हैं, ऑल टाइम हाई हमारी कलेक्शन हुई है जी। और जो ये जो जीडीपी के आपके वो आएंगे, रेट आएंगे 7.2 का जैसे इंडिकेट कर रहे हैं, ये बेस उसी के ऊपर है। ये जो डाटा पॉइंट्स हैं इससे लग रहा है कि अगले क्वार्टर में और अगले उसके अंदर हम 7.2 में जाएंगे। एक और चीज मैं लास्ट उसमें आपके क्वेश्चन में मिस कर गया। ईसीबी ने भी आज ट्वीट करा है अपने इंटरेस्ट रेट 4% से 3.75 करा है। तो मेरे को लगता है ये आने वाले टाइम पे बड़ा जल्दी हमारे को लगता है कि आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट में ट्वीट करे। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम आर्थिक मोर्चे की बात करते हैं तो उसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो अर्थतंत्र चला रहे हैं, वो जो इकाइयां हैं वो फैसले कैसे ले रही हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर चाहे उसमें आरबीआई की जो मौद्रिक नीति पर लिए जा रहे हैं फैसले हों, या फिर हम ये कहें कि जो वित्त मंत्रालय जो लगातार समीक्षा करता है अर्थव्यवस्था की और उसके आधार पर वो जो फैसले लेता हो, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं समझना चाहूँगा डॉक्टर अनिल आपसे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो इसका संचालन कर रहा है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किन फैसलों के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए गए फैसलों का सकारात्मक असर पड़ रहा है या नहीं, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है पराक्रम जी, मैं इसमें 2 बातें कहूंगा। एक तो पिछले 10 सालों से एक स्थायी सरकार इस देश में बनी है और आगे 5 साल में भी, आज भी ये सब पूरा प्रक्रिया पूरी हो गई है, आगे आने वाले 5 सालों में भी स्थायी सरकार रहने वाली है। इसका मतलब, स्थायी सरकार का मतलब है जितनी भी पॉलिसीज हैं पिछले 10 साल से, जो स्थायी पॉलिसीज हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसीज हो या वो फिस्कल पॉलिसीज हो या मैन्युफैक्चरिंग कनेक्टेड पॉलिसीज हो या जितने भी पॉलिसीज हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, वो सब पॉलिसीज वैसी की वैसी रहने वाली है। उससे 2 चीजों का फर्क पड़ता है।
एक तो ये सरकार का 2014 में जब गठन हुआ जी। तो एक नारा था, और वो नारा आज भी है। वो नारा है केवल और केवल विकास, सबका विकास। तो उस मंत्र के साथ ये सरकार पिछले 10 साल पहले 2014 में आगे बढ़ी, और अब 2024 में भी यही वाला मंत्र सरकार ने या उनके घटक दलों ने यही दोहराया है कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता विकास और केवल विकास है। और आज हम देखते हैं हमारे देश में जिसका चहुत विकास हमें देखने को मिलता है, वो नतीजा क्या है? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, और साथ में जो कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो जीडीपी का परसेंटेज है उसको डबल किया गया। जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी में, और वो इफेक्ट आज हमें देखने को मिलता है। आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर भी पिछले 6 सालों से अगर आप कंपेयर करो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर हमारे टोटल जीडीपी के शेयर में बढ़ रहा है। उससे दो चीजें और भी होती, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल्स होता है रोजगार के अवसर प्रदान करने का, और आज हम देखते हैं कि रोजगार के अवसर भी प्रदान हो रहे हैं, और साथ में 25 करोड़ देशवासी गरीब जो लोग थे वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ठीक है। तो फैसले जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उसी कड़ी में ये जो आरबीआई ने जो फैसला लिया है ये भी उसी का एक रूप है। इसी के साथ हम फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर विशेष कार्यक्रम, जिसमें रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के 6.5% पर बरकरार रखते हुए आरबीआई ने यह फैसला लिया है। और आपको बता दें कि आरबीआई ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया है। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं समझना चाहूंगा नरेंद्र जी आपसे, देखिए हम ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि रिजर्व बैंक ने जो 2024-25 में महंगाई दर का जो अनुमान जताया है वो 4.5% है। हालांकि उसकी रिजर्व बैंक की, आरबीआई की ये कोशिश है कि इसको 4% पर लाया जाए।
तो ये कैसे संभव होगा और इसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं? देखिए, चुनौतियां काफी हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है इंटरेस्ट रेट की ट्विकिंग जो डाउनवर्ड हम सोच रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो खासकर फूड इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा जी। बट जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, क्योंकि डाटा पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, और वो उनके जो कंटिन्यूअस उनका जो कन्वर्सेशन हो रही है और डायलॉग आ रहा है आरबीआई की तरफ से, तो वो लग रहा है कि दे विल बी एबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन टू 4.5%। लॉन्ग टर्म टारगेट डेफिनेटली हमने अपने डिफरेंट बजट्स में भी, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है पिछले 2-3 बजट्स में भी और पिछले बजट में भी, कि हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट जो है 4% है, और उसकी तरफ ये काफी डिसिप्लिन है गवर्नमेंट का और उसको कंट्रोल करने का। आई एम होपफुल, जैसे अब लग रहा है कि फूड इन्फ्लेशन को अगर ये कंट्रोल कर पाएंगे तो बाकी हम काफी चीजें 4.5 की तरफ अग्रसर होंगे और हम वहां पहुंच पाएंगे। डॉक्टर अनिल, देखिए, यदि हम बीते 10 सालों में देश का आधारभूत संरचना का विकास देखें, या फिर हम ये देखें कि जो रेलवे का जिस तरीके से विकास हुआ है, सड़क मार्ग का जिस तरीके से विकास हुआ है, तो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में ये जो तमाम सारे डेवलपमेंटल जो डिसीजंस हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और भविष्य के आने वाले भारत के लिए ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, विकास के लिए विकास कोई एक दिन का या 1 साल का या 2 साल का नहीं होता है। ये हमेशा जब हम विकास की बात करते हैं तो हम एक लंबे टर्म की, लंबे समय की बात करते हैं। तो उसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने मूलभूत ढांचे में सुधार करें। तो 2014 से जब से सरकार आई, एनडीए की सरकार सत्ता में आई, जब से सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इन्होंने अपना एक मंत्र बनाया, जिसके फलस्वरूप काफी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग करने में या बिजनेस करने में सुविधा हुई। उसमें जितने भी रिफॉर्म्स हो सकते थे वो काफी रिफॉर्म्स भी किए। उसके बाद मेड इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, उसके लिए जरूरी था कि जो हम यहाँ पर पैदा करें उसको हम ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ें। तो उसके लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम बहुत कारगर सिद्ध हुई। आज हम देखते हैं 14 सेक्टर्स में, 14 क्षेत्रों में प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक प्लान जो सरकार ने लागू किया, और साथ में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो डायरेक्ट टैक्स का रेट कम किया, उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और साथ में पूरे देश में हम देख रहे हैं 10 सालों में जो एक स्टार्टअप की कल्चर हो रही है। आज हमारे पास 1 लाख से ज्यादा लाइव स्टार्टअप्स हैं और 110 से ज्यादा हमारे पास बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं, बहुत सक्सेसफुली, बहुत सफलतापूर्वक, जिनको हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं, बहुत सफलतापूर्वक वो आज अपना काम कर रहे हैं और पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। आज हमारा देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 है पूरे विश्व में। अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूं, हम नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, हम नंबर 2 है पूरे विश्व में। जिस देश में सोचिए 10 साल पहले एक मोबाइल नहीं बनता था, आज न केवल हम अपनी खपत पूरा कर रहे हैं, बल्कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि उसको हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। आज हमारा देश ई व्हीकल में एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है, और जिस हिसाब से हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर इस देश में काम हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हम हाइड्रोजन एनर्जी में भी सरप्लस पैदा करके उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, पिछले 10 सालों में चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो, आज हम देखते हैं कि नई नई ट्रेन और तेज गति से चलने वाली ट्रेन और साथ में पटरियों का विकास और स्टेशंस का विकास जिस कदर हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे हमारे भारत का एक नक्शा बदल रहा है। लग रहा है कि पूरे 10 साल में हमारा भारत कहां था और आज हम कहां आ गए। ये सब विकास का ही नतीजा है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। और सरकार ने जो पूरा का पूरा ध्यान आधारभूत ढांचे को तैयार करने में, जो कि विकास में सहायक है, और आज हम इस कंडीशन पर हैं, इस सिचुएशन पर आ गए हैं कि हम टेक ऑफ कर सकते हैं। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 2-3 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनने वाले हैं। सबसे तेज गति से आज भी हम विकास कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में एक उदाहरण है।
ठीक है। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा वाधवा साहब, बहुत संक्षेप में कैसे देख रहे हैं आप भारत की आर्थिक नीतियों को और उसके भविष्य को? पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है, इकोनॉमी को देख रहा है जी। मैं फाइनेंशियल मार्केट से हूँ, स्टॉक मार्केट से हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि हमारी इंटरेक्शन रहती है एफपीआई से और फॉरेन इन्वेस्टर से, बहुत बुलिश है। इंडिया में बहुत सारा पैसा आने वाला है। मॉर्गन स्टैनली का हमारा डेट की भी ट्विकिंग हुई है, इंडिया में डेट साइड से भी काफी पैसा आने वाला है इंडिया के अंदर, और बहुत बुलिश है। पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है। जैसे प्रोफेसर अनिल ने कहा, पीएलआई और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग हो रही है, तो और रूरल इकोनॉमी की तरफ जैसा फोकस है गवर्नमेंट का, और काफी बुलिश है हम एज ए स्टॉक मार्केट प्रोस्पेक्टिव। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर इस तरीके के फैसले लिए जाएं जिससे कि भारत का आर्थिक विकास भी मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।